हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आदिल कुरैशी और आपका होस्ट और आपका बायोलॉजी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करने लगा हूं मैं आज के अपने काइजन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बगैर किसी डिले के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जेनेटिक्स की बात शुरू करेंगे। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, हम पहली बात बहुत आराम से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें बिल्कुल सावधानी नहीं हटानी है, और सावधानी कब हटती है? जब हम बहुत जल्दबाजी कर रहे होते हैं। तो चीजों को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स को जानेंगे, उनके बेसिक्स को समझेंगे, और टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे से छोटे पॉइंट को उनकी गहराइयों तक उतर के हम आपको समझाएं। तो हर पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है, वीडियो को जरा से भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि जहां भी आप थोड़े से पोर्शन में वीडियो में अगर आप स्किप कर देते हैं या आप थोड़े से अनअवेयर हो जाते हैं, तो बस आप समझिए वहीं से लॉस्ट हो जाएंगे आप, और आपकी कनेक्टिविटी हमसे टूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए बहुत आराम आराम से इस बात को हम शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हम टॉपिक की कुछ ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जेनेटिक्स में जो साइंस है, ये ओरिजिन कहां से हुआ है। एक्चुअल में ये ग्रीक टर्म है, जेनेसिस। इसका मतलब होता है ओरिजिन या बिगनिंग। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया टर्म है। और एक और टर्म है जो कि ग्रीक टर्म ही है, जेनो। इसका मतलब होता है टू गिव बर्थ। यहां एक ग्रीक वर्ड से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, अब सबसे पहले ये नाम कब आता है? कल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था, बट अब हम आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बताते हैं। देखिए, इसमें नाम आता है सर विलियम बेटसन का। 1906 में ये टर्म इन्होंने पॉपुलराइज्ड करी थी। अब विलियम बेटसन एक रिनाउंड जेनेटिसिस्ट हैं दुनिया में। हमें आपको ये जो नामकरण है जेनेटिक्स का, वो इन्होंने किया है। बट याद रहे, जेनेटिक्स का नामकरण यानी नाम, ये टर्म इन्होंने कॉइन जरूर करी है, बट ये फाउंडर नहीं है इस ब्रांच के। इस ब्रांच के फाउंडर कौन है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतनी बात हमने देख ली कि ये टर्म कहां से इंट्रोड्यूस हुई, विलियम बेटसन ने। अच्छा, यहां थोड़ा एक डिबेटेबल इशू है। बहुत सी बुक्स में आप 1905 भी लिखा हुआ पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, विलियम बेटसन ने प्रपोज किया था इस नाम को 1905 अप्रैल में, एक लेटर के थ्रू कैम्ब्रिज में इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट इसको पब्लिकली जो प्रपोज किया है, तो 1906 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कैम्ब्रिज में ऑन द टॉपिक ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो उस पर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो पब्लिक जो किया इस नाम को, तो 1906 में किया। तो इसमें यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कहीं आपको बुक्स में 1906 लिखा होगा, 1905 दिया होगा, दोनों ठीक है, गलत कोई सा नहीं है। हाँ, ऑफिशियली ये टर्म जो यूज हुआ है, जो कॉइन किया गया है, वो उस कॉन्फ्रेंस में 1906 में किया गया था, और 1905 में इसका प्रपोजल ऑन लेटर भेजा था इन्होंने, विलियम बेटसन ने। अब विलियम बेटसन की कहानी तो यहां पर हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये साइंस में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए बेटा, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दिमाग में एक बात, सीधी सी एक कहानी सुनाते हैं आपको, और उस कहानी के बाद हम थियोरेटिकल टर्म्स पर आते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हमें सीधे सीधे बुक्स में मिलती है। हम ये बात कहते हैं कि जनरली हमारे माइंड में ये बात आती होगी कि भाई मैंगो है, आपने एक मैंगो का ट्री ग्रो किया, और आप देख रहे हैं कि आपने उस पर बड़ी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद उस पर फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है, फिर मैंगो लगते हैं। ठीक है,
क्या आपके माइंड में कभी ये दिमाग में ये बात आई है कि यार मैंगो के पेड़ पे मैंगो ही क्यों लग रहे हैं? कभी सडनली ऐसी गलती क्यों नहीं हुई कि बनाना क्यों नहीं लग गए? या बनाना की आपने कोई क्रॉप कल्टीवेशन किया है तो उस पे सब पे बनाना लगेंगे, कहीं ऐसा गलती से नहीं होगा कि कोई एप्पल लग गया हो वहां पर? अच्छा, ये तो प्लांट की बात हो गई है। एक और इंटरेस्टिंग केस हम एनिमल्स में देख लेते हैं। आप देखते हैं कि कैट्स हैं, उनकी प्रोजेनी में सारे किटन उनके कैट्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई इतनी सारी कैट्स में एक एक्सेप्शन ऐसा मिल जाए कि डॉग की प्रोजेनी पैदा हो गई कैट्स में, ऐसा नहीं होता। या डॉग्स की प्रोजेनी में डॉग्स, ह्यूमन की प्रोजेनी में ह्यूमन। तो आखिर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई साइंस है इसके पीछे जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को मेंटेन करता चला जा रहा है। तो बस वो साइंस जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंट्रोल, कैरेक्टर्स कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, और ना सिर्फ कंट्रोल हो रहे हैं बल्कि अगली जनरेशन में पास कैसे हो रहे हैं, इस सब के पीछे जो साइंस है दैट इज जेनेटिक्स। उसी को आप जेनेटिक्स कहते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा एक बात करते हैं कि परिभाषा की जब हम बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जेनेटिक्स बेसिकली होती क्या है। तो चलिए बुक पर आते हैं, थोड़ा सा जो बुकिश नॉलेज होती है वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स में हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। नंबर 1, पहली चीज आती है हेरिडिटी। नंबर 2, दूसरी चीज आती है वेरिएशंस। चलिए दोनों को पहले अलग अलग समझ लेते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होते हैं। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी का मतलब जो हम लिटरल मीनिंग निकालते हैं, तो हेरिडिटी का मतलब है, सपोज मैं एक डायग्राम आपको बना रहा हूं, ये दो पेरेंट हैं, कलर मैंने डिफरेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, कार्बन कॉपी नहीं है एक दूसरे की, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, जब इनकी प्रोजेनी है, इनकी मैरिज हो रही है और ये इनकी प्रोजेनी है, प्रोजेनी में आपको बता रहा हूं, अब देखिए मैंने यहां पर 3 कलर यूज करे हैं। इस बात को समझिए, ये जो पहली जनरेशन है ये पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स हैं, उनके अपने कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, और ये इनके ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी है। इस प्रोजेनी के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कुछ इसने अपने पेरेंट्स के फीचर्स अपने अंदर एक्वायर्ड किए हैं, देख पा रहे होंगे। कुछ कैरेक्टर्स एक पेरेंट से आ रहे हैं जो कि व्हाइट कलर में है, और कुछ कैरेक्टर्स दूसरे पेरेंट्स से इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये पेरेंट्स के साथ क्या हो गई, सिमिलैरिटी। ये भी सिमिलैरिटी है, ये भी सिमिलैरिटी है। इसका मतलब रिजेंबलेंस इसने शो करी अपने दोनों पेरेंट्स के साथ कुछ फीचर्स में। लेकिन मैं ये जो पिंक कलर दिखा रहा हूं ये पेरेंट्स में नहीं है, इसका मतलब ये एक नया कोई फीचर इसने अपने अंदर आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट में, इस पर्सपेक्टिव में ये अपने पेरेंट्स के साथ कॉमन फीचर शेयर नहीं कर रहा है, यानी ये कुछ नया कैरेक्टर दिखा रहा है। यानी कि ये हम कह सकते हैं ये अपने पेरेंट्स से क्या हो गया, डिफरेंसेस या डिफर कर गया। अब हमें यहां से पता लगा कि कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। मैं यहीं पर आपको डिस्कस करता हूं कि उनकी दो कैटेगरीज कैसे होती हैं। कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स की दो कैटेगरीज हैं। एक कैरेक्टर्स तो वो होंगे जो प्रोजेनी और पेरेंट्स की सिमिलैरिटी शो करेंगे, सिमिलैरिटी या रिजेंबलेंस भी कह सकते हैं हम इसको। जबकि दूसरी चीजें ऐसी होंगी जो एक दूसरे में डिफरेंट होंगी, यानी डिफरेंसेस बोल सकते हैं, जो एक दूसरे के अंदर वेरिएंट्स होंगे। बस अब इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है
ये जो सिमिलैरिटी जितनी है इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं हेरिडिटी। बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। हेरिडिटी हम टर्म यूज करते हैं जनरली, जो अगर हम इसको हम बहुत फाइन कॉन्सेप्ट के अगर समझे तो सिमिलैरिटीज जो आ रही हैं इस कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में सिमिलैरिटीज आ रही हैं वो है हेरिडिटी टेक्निकल टर्म में। और जो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से अलग लग रहा है, डिफरेंसेस शो कर रहा है, यानी रिजेम्बलेंस नहीं शो कर रहा है, नए कॉम्बिनेशंस में आ रहा है, इन डिफरेंसेस को टेक्निकली हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो ये दो बातें हमारे सामने आ गई। अब कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में पास होते हैं, अगली जनरेशन में इनका पास होना, इस प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। तो अगर मैं अब बहुत ही सिंपल टर्म में कहूं कि जेनेटिक्स क्या है, तो मैं कहूंगा जेनेटिक्स सिंपली इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस, या हम ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की स्टडी को हम अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाना। अब अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स दो पर्सपेक्टिव के साथ पास होंगे। वो ऐसे पास होंगे कि कुछ कैरेक्टर्स तो सिमिलैरिटीज के साथ प्रोजेनी में जाएंगे, यानी प्रोजेनी और पेरेंट्स के साथ सिमिलर होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो प्रोजेनी को पेरेंट्स से अलग करेंगे, डिफर करेंगे। तो वो कैरेक्टर्स जो प्रोजेनी में पेरेंट्स की सिमिलैरिटी पास ऑन कर रहे हैं उसके लिए टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं हेरिडिटी। और वो कैरेक्टर्स जो प्रोजेनी को पेरेंट्स से डिफरेंट बनाते हैं, वैरायटी देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो सिंपली अब हम इसको बोलते हैं, जब आप जेनेटिक्स को एनसीईआरटी या दूसरी बुक्स में पढ़ते हो वहां भी तो यही बात कही है। वहां क्या कहा गया है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इतनी बात अगर समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकली अब हम जेनेटिक्स को अगर डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कई सारी डेफिनेशन बनती हैं। क्या क्या बनती हैं? जैसे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, आप ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन या पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना। या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। क्योंकि भाई पेरेंट्स एक जनरेशन है और प्रोजेनी उनकी अगली जनरेशन हो गई। तो आप जनरेशन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और पेरेंट्स एंड प्रोजेनी के टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ज्यादा ब्रॉड सेंस में अगर हम डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह कहते हैं साइंस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अभी जो मैंने आपको पूरी बात समझाई, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ये दो कंबाइंड चीजें हैं जिसको हम इस साइंस में पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। आप इसे समझते हैं, अगर बात समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, अब हमें यहां दो कंपोनेंट मिले इस जेनेटिक्स की डेफिनेशन में। पहली चीज हम हेरिडिटी को ही देख लेते हैं।
अच्छा, बहुत सारी बुक्स में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को एक ही बात बताया गया है और लगभग लगभग ये एक ही चीज है। इनहेरिटेंस पैटर्न है और हेरिडिटी फीचर है। अगर हम 12th स्टैंडर्ड पे कहें कि इनहेरिटेंस को ही हेरिडिटी बोल देते हैं तो बात बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन जो अगर मैं रूट कॉज बताऊं हेरिडिटी का क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक प्रोवर्ब आती है, जब हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वहां हम एक टर्म पढ़ेंगे। एक प्रोवर्ब यूज की जाती है, लाइक बेजेट्स लाइक। आपसे कई बार ये मेडिकल लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो प्रोवर्ब है लाइक बेजेट्स लाइक, ये प्रोवर्ब बायोलॉजी की किस साइंस से कनेक्ट करती है, कंसर्न करती है। तो पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या है। तो लाइक बेजेट लाइक का मतलब होता है कि एक प्रोजेनी, एक इंडिविजुअल अपनी जैसी प्रोजेनी की टेंडेंसी रखता है प्रोड्यूस करने की, यानी उसकी प्रोजेनी उसी की जैसी होती है। अब ये बात मैंने आपको जेनेटिक्स जब स्टार्ट करी तभी बताया कि मैंगो पे मैंगो क्यों लग रहे हैं, कैट्स की प्रोजेनी में कैट्स ही क्यों पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब लाइक बेजेट्स लाइक ये हम कहां पढ़ पाएंगे, जेनेटिक्स पे पढ़ पाएंगे। तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग बायोलॉजी की ब्रांचेस आपको डाल देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि लाइक बेजेट्स लाइक किससे कंसर्न है, तो आप कहेंगे जेनेटिक्स से कंसर्न है, राइट। अब हम बात ये करते हैं कि हेरिडिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हेरिडिटी का जो मेन रीजन है, हेरिडिटी जो मेन है, हेरिडिटी मूल रूप से अगर हम बात करें तो वो बेसिकली सिमिलैरिटीज हैं जो एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से कैरी कर रहा है, ला रहा है, ठीक है ना। तो उसी को आप हेरिडिटी बोल देते हो, लेकिन इन जनरल टर्म्स में आप इसे हेरिडिटी को ये भी कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो सिंपली हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की हम लगभग लगभग सेम परिभाषा करते हैं। तो हेरिडिटी के लिए हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों सर? अरे भाई अभी तो बताया ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी बोल सकते हैं आप, और एक जनरेशन वो पेरेंट्स है, दूसरी जनरेशन प्रोजेनी है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, या कह लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब दूसरी टर्म आती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेनेटिक्स का एक पार्ट है, वेरिएशंस। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं उन्होंने इस टर्म को पढ़ा होगा, विभिन्नताएं। आप आम भाषा में कहें तो हम कहेंगे वेरिएशंस का मतलब डिफरेंसेस, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। बट टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे वेरिएशंस को, देखिए समझिए इस बात को। क्लासरूम में आप इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अपने आप को कंपेयर करें, आप हैं सब एक ही स्पीशीज के, होमो सेपियंस सेपियंस, सारे होमो सेपियंस सेपियंस हैं। अगर हम ओवरऑल फीचर्स की बात करें, सबके पास सिमिलर फीचर है, लेकिन फिर भी आप होमो सेपियंस सेपियंस हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, उसके बावजूद आप सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। जैसे मैं किसी एक कैरेक्टर की बात करता हूं, सपोज मैं आपको बोलूं कि स्किन कलर को देख लो सबके अपने, कोई 2 बंदे भी आप लोगों की क्लास में ऐसे नहीं होंगे जिनकी स्किन का कलर प्रीसाइजली अलाइक हो, बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हो, चाहे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कितनी वैरायटी मिल रही है कलर्स की। चलिए हाइट की बात कर लेते हैं, आप जितने भी यहां बैठे हैं होमो सेपियंस सेपियंस, इवन अगर 2 सगे भाई सिबलिंग्स भी यहां बैठे होंगे, भाई बहन भी बैठे होंगे, तो उनकी भी हाइट प्रीसाइज अलाइक नहीं होगी। या हाइट के अलावा और भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं, आई कलर ले लीजिए, इवन हम ये कह सकते हैं सबकी वॉइस तक अलग अलग है, आप आवाजों से एक दूसरे को पहचान लेते हो। डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट टीचर का लेक्चर चल रहा है, आप आवाज से पहचान लेते हैं कि इस क्लास में शरवण सर पढ़ा रहे हैं और उस क्लास में आदिल सर, उस क्लास में शाहरुख सर की क्लास चल रही है। तो ये कैसे आपने इवन देखा भी नहीं आपने, तो आवाज से पहचान लिया, क्योंकि हम एक ही स्पीशीज के होने के बावजूद हमारी वॉइस लेवल पर भी डिफरेंसेस हैं। तो पता ये लगा कि एक ही स्पीशीज के मेंबर के अंदर फिजिकली और फिजियोलॉजिकली, बेसिकली अगर हम फिजिकली बात करें, बाहर से अगर मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो हम एक ही, जिसकी हेल्प से हम एक ही स्पीशीज के मेंबर को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये वेरिएशंस ना आते तो पता नहीं लगता भाई कौन शरवण सर है, कौन आदिल सर है और कौन शाहरुख सर है, सभी एक जैसे नजर आते।
लेकिन उसके बावजूद भी होमो सेपियंस सेपियंस भी हैं, सेम स्पीशीज है, सब कुछ सिमिलरिटी, उसके बावजूद भी इंडिविजुअल एक हमारी आइडेंटिटी है, हर एक की अपनी एक यूनिकनेस है। तो वो यूनिकनेस अपनी किस वजह से, स्पेशल फीचर्स, सबके पास अपने यूनिक फीचर्स हैं। तो वो यूनिक फीचर्स, वो डिफरेंसेस जो हर एक सेम स्पीशीज के मेंबर को एक दूसरे से अलग अलग आइडेंटिफाई कराते हैं, यही डिफरेंसेस ही क्या कहलाते हैं, वेरिएशंस कहलाते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। वेरिएशन सिंपली हम लिख सकते हैं कैरेक्टर्स by which we can differentiate the members of same species। ये हो गई बात वेरिएशन की। तो वो कैरेक्टर्स जिसके द्वारा हम डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर को, सॉरी सेम स्पीशीज के मेंबर को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, वेरिएशन। या हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के मेंबर को के अंदर जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स में, वही वेरिएशंस कहलाते हैं। तो भाई हेरिडिटी और वेरिएशंस, ये हमारी दो बातें प्राइम होती हैं। तो यही जेनेटिक्स की बात शुरू होती है। ठीक है, होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, अब हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ले लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए, तो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, कुछ टर्म्स यहां शुरू होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कहूं या फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कहूं तो एक ही बात रहेगी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में अनडाउटेडली जिस पर्सन का नाम आता है, जो मेरे फेवरेट है पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड में, मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूं और मैं इनको अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल की तरह मानता हूं कि पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता इनसे बड़ा आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी कोई रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली इनकी लाइफ में इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। शायद ये इनसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता था और ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी के, मैनकाइंड के और ज़्यादा काम आ सकते थे, लेकिन उस वक्त इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बट क्या कर सकते हैं, बट अपनी लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने किया, लोग उस टाइम इनको नहीं समझ पाए, लेकिन वो इतनी दूरंदेशी और इतनी दूर की बात बता गए। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी फार साइटेडनेस किसी के पास रही होगी जो इनके पास रही थी। अभी हम जब आपके बारे में, जब इनके बारे में मेंडलिज्म पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इनकी कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी रही होगी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात है ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, मैं बता दूं, ग्रेगर एक पोस्ट होती है, उपाधि है, जो जनरली क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में, चर्चेज में एज ए टीचर जो लोग होते हैं उनको दी जाती है। तो क्योंकि एक प्रीस्ट थे चर्च में, एक मोनेस्ट्री चलाते थे, तो वहां पर एक पोस्ट है ग्रेगर, नाम है इनका जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जनरली हम इनके नाम के आगे सुनते हैं। अगली बात हम करते हैं। अब बात आती है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तब यहां नाम आता है विलियम बेटसन का। विलियम बेटसन। आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तब नाम आता है टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी जेनेटिक्स की, बल्कि मैंने ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के फाउंडेशन रखी है जॉन मेंडल ने, उस पर बिल्डिंग तैयार करी है बेटसन ने, और इनको ऊंचाइयों पे, हवा आसमानों पे जो पहुंचाया है जेनेटिक्स को, तो गलत नहीं होगा ये कहना कि वो टीएच मॉर्गन है। आगे इनका कंट्रीब्यूशन आपको पता लगेगा, थॉमस हंट मॉर्गन। तो फिलहाल तो ये तीन नाम जेनेटिक्स में बड़े नाम है, हालांकि और भी बहुत लंबी लिस्ट है। एक नाम और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स, एंड प्लांट ब्रीडिंग,
तब यह नाम आता है बीपी पॉल का, बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं बीपी पॉल। तो यहां कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। लास्ट टाइम डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस हुआ करते थे उसमें भी, और अब नीट हो गया है, तो नीट में भी ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है कि रेगुलर इस तरह से क्वेश्चन नीट में आए हैं, और आगे भी पूरी उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, और वो पोर्शन है हमारा जो जेनेटिक्स है, उस जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो इससे पहले हम जेनेटिक्स की अंदर हम पूरी थ्योरीज पढ़ें और जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझें। बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि जब भी हम जेनेटिक्स को अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे, तो कितना ही बेहतर हो कि वो टर्म्स हम पहले ही पढ़ के अंदर चलें। जब हमें वो टर्म्स पहले से पता होंगे और उन टर्म्स के से हम पहले से ही गो थ्रू होंगे, अवेयर होंगे, तो हमें वहां पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट्स में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, चीजें स्विफ्टली चलती रहेंगी। बट अगर ऐसा क्या होगा, चीज अगर हम इन टर्मिनोलॉजी को यहां ना पढ़ें तो फिर क्या होगा, जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट सामने आएगा और उस कॉन्सेप्ट में जैसे ही कोई टर्म आएगी तो वहीं दिमाग हो जाएगा, खराब हो जाएगा कि अरे यार ये क्या बीच में आ गया, तो मुझे वहां अलग से फिर इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना कि पहले जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की उसे अभी पढ़ डालते हैं, तो जब हम जेनेटिक्स को आगे पढ़ेंगे तो हमारी बहुत ही स्मूथ जर्नी चलेगी जेनेटिक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स, तो चलिए वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजी को हम देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली टर्म जो सबसे पहले आनी चाहिए, उसे बताना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए, और मैं कहूं कि पूरी जेनेटिक्स ही इस पर आसपास घूमती है, तो ये गलत नहीं होगा। तो सबसे पहली टर्म आती है आपकी जीन। पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। तो चलिए जीन से बात को शुरू करते हैं कि जीन क्या होता है। देखिए पहले पॉइंट्स में बात समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल के टाइम में जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मेंडल उस वक्त तक जीन को नहीं जानते थे, इवन उस वक्त लोग डीएनए को भी नहीं जानते थे। कमाल की बात यह है, ना डीएनए का पता था, ना जीन का पता था, और ना क्रोमोसोम का कोई आइडिया था। उसके बावजूद इतनी सटीक भविष्यवाणी और प्रिडिक्शन मेंडल ने करी, जो 50 साल के बाद, जो 50 साल पहले उन्होंने कहा था, वो 50 साल के बाद अलग अलग नामों से उसको जाने जाने लगा और वो चीज डिस्कवर हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेंडल अपने टाइम के बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी रहे थे। मैं आपको बताता हूं, मेंडल ने जो टर्म यूज किया था जीन के लिए वो था फैक्टर। तो पहले हम बताते हैं, मेंडल used the term फैक्टर। मेंडल ने यह टर्म यूज किया था जीन के लिए। अब सवाल यह है कि यह जीन टर्म आया कब। एक साइंटिस्ट हैं जॉनसन, 1908-9, इस दौरान इन्होंने सबसे पहले ये नाम जीन हमारे आपके सामने, यानी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के सामने, मैनकाइंड के सामने आया है। जीन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टर्म जीन जो है। और मेंडल कब काम कर रहे हैं? मेंडल काम कर रहे हैं 1850s में। मेंडल का काम 1850s में चल रहा है। अब आप देखिए, लगभग आधी सदी पहले एक आदमी जिसको फैक्टर बोल रहा है कि कोई ना कोई फैक्टर जरूर है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन में पास कर रहे हैं। बाद में पता लगता है मेंडल जिसको फैक्टर बोल रहे हैं बेसिकली वो क्या थे? जीन थे। अच्छा, अब जीन के लिए हम क्या क्या बात कर सकते हैं, देखिए समझिए। जीन होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की इकाइयां हैं ये। हेरिडिटी बेस ही इसी पर है, जीन पर ही बेस। अगर मैं कहूं कि ये फिजिकल बेसिस है हेरिडिटी का तो गलत नहीं होगा। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन ही है। अगर टेक्निकली डिफाइन करें तो जीन क्या होता है, देखिए अभी हम आपको बताएंगे। हमारे हर सेल के पास न्यूक्लियस है, लगभग लगभग सभी सेल्स के पास, और न्यूक्लियस के अंदर
डीएनए मौजूद है और यही डीएनए हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल उस बायोमॉलिक्यूल को कहा जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है, और ना सिर्फ स्टोर करता है बल्कि इन इंफॉर्मेशंस को अगली जनरेशन में पास भी कराता है। ये कैपेसिटी जिस मॉलिक्यूल के पास होगी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सके और स्टोर करने के साथ साथ उसे अगली जनरेशन में पास कर सके, उसी को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। मेजर जो प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल पूरी थ्रू आउट द बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वो है डीएनए। लेकिन हाँ, कुछ सर्टेन वायरसेस में एक्सेप्शनली आरएनए भी ये काम कर सकता है, आरएनए के अंदर भी ये फीचर होता है। लेकिन आरएनए हम ये कह सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर्स कह सकते हैं, बहुत कम, क्योंकि कुछ वायरसेस में। और अगर हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यानी सेल लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में है, पूरे अर्थ पे जहां जहां भी लाइफ सस्टेन करती है, वहां जितना सेल्यूलर सिस्टम है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन हर जगह डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, सपोज ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, तो हमारे अंदर कितनी सारी सेल्स हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल के अंदर हमारे पास लगभग लगभग न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। और हमारी हर सेल के पास सेम डीएनए की कॉपी पहुंची है, और ये सेम डीएनए की कॉपी हमें कहां से पहुंची है? जब हम में से हर कोई जाइगोट स्टेज पर रहा होगा, तो जाइगोट स्टेज पर हमने 2 डीएनए की कॉपी रिसीव करी है। कहां से? अपने पेरेंट्स से। हमने डीएनए की एक जो कॉपी है वो आई है हमारे मदर साइड से, ओवम के थ्रू, और डीएनए की एक कॉपी हमारे पास आई है फादर साइड से, यानी पैटर्नल साइड से, स्पर्म के थ्रू। और स्पर्म ओवम की मीटिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर हम एम्ब्रियो बने, और एम्ब्रियो से फिर पूरा लिविंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ हमारा। तो उस वक्त जब हम कभी जाइगोट स्टेटस पे थे, जब कभी हमारा स्टेटस जाइगोट था, उस वक्त जो डीएनए हमने अपने पेरेंट से लिया है, 23 क्रोमोसोम हमारे पास मदर साइड से आए हैं, और 23 क्रोमोसोम हमारे पास फादर साइड से आए हैं, यानी हम 46 क्रोमोसोम, बल्कि सही वर्ड कहें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम उस सेल में हमारे पास था। फिर उसकी कॉपी होती चली गई, और हमारे पास आज जितनी भी सेल मौजूद हैं उन सब सेल के अंदर सेम कॉपी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो अब ये जो डीएनए है, इसी डीएनए के अंदर याद रखिएगा पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं है। डीएनए का कुछ पार्ट, 2 तरीके का डीएनए हमारी पूरी बॉडी के अंदर, यानी जो पूरा डीएनए वो थ्रेड फॉर्म में, उस पूरे डीएनए थ्रेड पर जो धागा है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उस पूरे थ्रेड के ऊपर 2 तरह का डीएनए है, यानी वो डीएनए को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 डिवीजन कर सकते हैं। एक तो होता है इंस्ट्रक्शनल डीएनए, जो हमारी बॉडी को या हमारी सेल को अल्टीमेटली बॉडी, क्योंकि सेल बॉडी जो है वो सेल से बनी है, तो सेल को जो इंस्ट्रक्शन होगा वो अल्टीमेटली बॉडी को होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है हमारी सेल्स को और कैरेक्टर कंट्रोल कराने वाला डीएनए, एक तो वो डीएनए, उस डीएनए को आप बोलते हो फंक्शनल डीएनए कह लीजिए, आप उसे इंस्ट्रक्शनल डीएनए बोल दीजिए, आप उसे कोडिंग डीएनए बोल दीजिए। तो इतने सारे टर्म्स में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वन वर्ड अगर मैं बोलूं कि ये जितना भी डीएनए, चाहे वो फंक्शनल हो, कोडिंग हो, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता हो, हमारे कैरेक्टर कंट्रोल करता हो, उसको वन वर्ड में हम बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे? जीन। अब हमारे पास दूसरी वैरायटी आती है डीएनए की। हमारे पास बहुत मेजर पोर्शन डीएनए का ऐसा है जो नॉन इंस्ट्रक्शनल है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता वो हमारी सेल को और हमारी बॉडी को, यानी कोई प्रोटीन नहीं उससे कोड होती है, और कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, वो डीएनए कहलाता है जंक डीएनए। क्लियर है? तो हमारा सेल के से हमने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए लिया। अब डीएनए, पूरा जो डीएनए है उसमें कुछ पार्ट इंस्ट्रक्शनल है, बहुत कम है वो पार्ट, और कुछ पार्ट हमारा जो है वो नॉन इंस्ट्रक्शनल है, यानी हमारी बॉडी और सेल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। जो बहुत कम पार्ट इंस्ट्रक्शनल है, वो छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में है, वही इंस्ट्रक्शनल डीएनए या फंक्शनल डीएनए कहलाता है जीन। तो जीन को हम, जो सही बुक्स में आपने डेफिनेशन देखी होंगी वो ये देखी होंगी, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो जीन को हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। जीन होता है सर सेगमेंट ऑफ डीएनए which controls
अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अभी जीन को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जीन की जो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये भी कहता है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन विच इन टर्न कंट्रोल्स अ कैरेक्टर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है और कोड करने के बाद उस प्रोटीन से हमारे अंदर एक कैरेक्टर डेवलप होता है और वो हमारी बॉडी पे डिस्प्ले होता है, तो उसी को आप बोलते हैं जीन। होपफुली बात समझ में आई होगी कि जीन किसको कहते हैं। तो जीन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। तो जीन जो है मेंडल साहब ने इसके लिए टर्म दी थी फैक्टर। टर्म जीन इंट्रोड्यूस हुआ बहुत बाद में, जॉनसन ने 1909 में ये टर्म आया। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इसको हम बोलते हैं, हेरिडिटी की यूनिट है। एक्चुअल डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। दैट्स ऑल अबाउट द जीन। इतनी इंफॉर्मेशन जीन के लिए काफी है। अब हम बात समझने आती है कि जीन के बाद एक टर्म यूज होता है, उसे बोलते हैं लोकस। लोकस क्या होता है? तो चलिए सेकंड टर्म पर हम आ जाते हैं। जीन के बाद हमारा सेकंड टर्म आता है। द सेकंड टर्म इज लोकस। इसको जीन लोकस भी कहा जाता है। आप इसे और जीन लोकस भी कह सकते हैं, सिंपली लोकस भी कह सकते हैं। अच्छा, लोकस के लिए जो प्लूरल टर्म यूज होती है वो होती है लोकाई। अब पहले समझते हैं लोकस क्या होता है। देखिए सर, आपको ये पता है कि जीन प्रेजेंट कहां होते हैं? एक्चुअली जीन तो डीएनए का पार्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो डीएनए की एक सुपर कंडेंस फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बना लिया एक क्रोमोसोम, ठीक है? ये हमारा कोई भी सपोज कोई क्रोमोसोम है। अच्छा, हर क्रोमोसोम पे लीनियरली जीन प्रेजेंट होते हैं। सपोज एक जीन है, ये जीन है, एक जीन है ये, और एक जीन यहां है। मैं बहुत ज्यादा जीन्स की बात नहीं करता, हमने 3 जीन शो किए हैं। सपोज ये वाला जो जीन है ये ह्यूमन की ही बात कर लें, फॉर एग्जांपल आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लेते हैं। ये वाला जो जीन है ये हमारे अंदर सपोज इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो जीन है से स्किन कलर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ी देर के लिए हमने ये 3 चीजें मान ली, ठीक है? तो हमारे पास ये 3 जीन रखे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जीन क्रोमोसोम पर एक फिक्स लोकेशन पर रखे हुए हैं। जैसे आई कलर का जीन है, उसकी क्रोमोसोम पे एक फिजिकल लोकेशन है। ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन है किसकी? जीन की। अपनी फिक्स पोजीशन पर वो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, यानी आई कलर के जीन की अपनी एक पोजीशन है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इंसुलिन के जीन की क्रोमोसोम पे अपनी एक फिजिकल पोजीशन है, लोकेशन है कहीं। आप रैंडमली कहीं नहीं दिखा सकते हैं, हर जीन की क्रोमोसोम पे एक फिक्स लोकेशन होती है। ये मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप लोग क्लास में आते हैं और क्लासरूम में आने के बाद बेंचेस पे आप लोग चेयर्स पे बैठते हैं। फिलहाल अभी कोई किसी के लिए रूल नहीं है कि कौन किस चेयर पे बैठेगा, रैंडमली जिसको जो चेयर मिल जाए वो उस पर बैठ गया, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मानिए कि हमने ये रूल लगा दिया कि हर चेयर फिक्स कर दी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। सपोज समीर यहां आके चेयर नंबर 1 पे बैठता है, तो मैं कहूंगा समीर हमेशा 1 पे ही चाहिए मुझे, 2, 3 फिर और किसी पे नहीं मिलेगा। चेयर नंबर 2 पे
अगर कृष्ण बैठता है तो कृष्णा ही चेयर नंबर 2 पे होना चाहिए, या और किसी पे नहीं बैठेगा। चेयर नंबर 3 पे सपोज मानसी बैठी हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि मानसी चेयर नंबर 3 पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, तो मैंने उनकी पोजीशन फिक्स कर दी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस क्लासरूम में समीर का लोकस चेयर नंबर 1 है, कृष्णा का लोकस चेयर नंबर 2 है, और मानसी का लोकस चेयर नंबर 3। एक फिक्स पोजीशन बना दी, वहीं पर वो मिलेगी। अब एज्यूम कीजिए जो चेयर है वो तो है लोकस, फिजिकल पोजीशन आपकी क्लास के अंदर, और आप लोगों को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप हैं जीन्स। तो होपफुली बात समझ में आ गई और ये संकट से बाहर निकल के आ गए होंगे आप लोग कि ये लोकस और जीन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पता लगा, जिस तरह आपकी एक फिक्स पोजीशन है आपकी क्लास में, एक सीट फिक्स कर दी, आप यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते हैं। सिमिलरली आप क्रोमोसोम के ऊपर हर जीन की एक फिक्स फिजिकल पोजीशन है, बस वही उसका लोकस है। तो मैं कह सकता हूं कि आई कलर का जीन सपोज इस क्रोमोसोम की ये अपर आर्म पर और टेलोमेयर के पास प्रेजेंट है। इंसुलिन का जीन सेंट्रोमेयर और आई कलर के जीन के बीच में कोई पोजीशन है, वहां प्रेजेंट है। स्किन कलर का जो जीन है इसका लोकस जो है वो लोअर आर्म पर प्रेजेंट है, एक फिक्स पोजीशन पर। तो लोकस से हमें बात क्या समझ में आई? लोकस पे हम ये समझिए कि हर जीन की क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स फिजिकल पोजीशन है, फिक्स लोकेशन है, वही पोजीशन जीन की या लोकेशन जिस पर जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, वो उसका लोकस है। तो लोकस के लिए बात समझ में आ गई। लोकस को हम कहेंगे फिजिकल पोजीशन ऑफ अ जीन along the length of पूरी क्रोमोसोम की लेंथ पर हर जीन की अपनी एक फिक्स पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन, वो उसका लोकस है। उसी को उस जीन का क्या कहेंगे? लोकस। तो पता लगा हर जीन अपनी एक फिक्स पोजीशन पर क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट है, रखा हुआ है, वो उसकी जो पोजीशन है वही उसका लोकस है। तो दो बातें समझ में आई, जीन और जीन की अपनी एक फिक्स सीट, और वो सीट है उसका लोकस। एक लोकस की बात करेंगे, एक जीन की बात करेंगे तो एक लोकस, एक से ज्यादा जीन की बात करेंगे तो अलग अलग लोकस होंगे। तो एक से ज्यादा लोकस के लिए हम टेक्निकली टर्म यूज करेंगे लोकाई, जो प्लूरल टर्म। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड टर्म के ऊपर आते हैं। थर्ड टर्म की हम बात कर लेते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, अलील्स। एलील्स, इसको आप एक और टर्म से यूज करते हो, एलीलोमॉर्फ। आप एलील्स भी बोल सकते हैं इसे और एलीलोमॉर्फ भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलील्स क्या होते हैं और एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए मुझे एक पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और उस बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में थोड़ी चीजें रिकॉल कराता हूं, और हम पहुंचते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर। तो देखिए, सपोज हम ड्रोसोफिला की बात कर लेते हैं। मैं ह्यूमन का एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम बनाने पड़ जाएंगे, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले लेते हैं। ड्रोसोफिला की हर सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम है, यानी 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो कन्वीनियंट रहेगा कि 4-4 क्रोमोसोम आराम से बन जाएंगे उनके गैमेट्स में, और प्रोसीजर दोनों में सेम है, चाहे ह्यूमन की सेल करें बात करें या हम बात करें ड्रोसोफिला की या किसी की भी बात कर लेते हैं, प्रोसीजर तो सब में सेम है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल कोड करते हैं। देखिए, ड्रोसोफिला में यह है एग सेल, ठीक है, और ये है स्पर्म। दोनों का फ्यूजन होना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है और इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है। अच्छा, डिप्लॉइड सेल में जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 8 ड्रोसोफिला का, और जब गैमेट्स बनेंगे तो मियोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा।
जैसे ह्यूमन की डिप्लॉयड नंबर होता है 46 और गैमीट्स में नंबर कितना होता है 23। क्यों? क्योंकि मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। सिमिलरली ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर होता है 8, बट गैमीट्स में क्योंकि मियोसिस से बने तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? वेरी गुड, 4 होगा। तो 4 क्रोमोसोम तो यहां पर है, सपोज 4 क्रोमोसोम इसके अंदर है। फोर क्रोमोसोम और 4 क्रोमोसोम ही इसके पास है। अब इनका फ्यूजन होता है और एक कॉमन सेल बनती है। अब कॉमन सेल में अब देखिए मैं 4 क्रोमोसोम बना रहा हूं, 2 कलर अलग अलग यूज करके आपको पता लग जाएगा। जो मैं पिंक कलर यूज करूंगा वो मदर साइड के क्रोमोसोम है और जो मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा वो फादर साइड के क्रोमोसोम है। तो ये पहला क्रोमोसोम मदर साइड का, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम। क्लियर? अब फादर साइड का फर्स्ट क्रोमोसोम, फादर साइड का सेकंड क्रोमोसोम, फादर साइड का थर्ड क्रोमोसोम और फादर साइड का फोर्थ क्रोमोसोम। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने यहां पर मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ पेयर में बनाया है। इसी तरह सेकंड का सेकंड से पेयर, थर्ड का थर्ड से पेयर, फोर्थ का फोर्थ से पेयर। इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आगे आएगी ये बात तो वहां क्लियर कर दी जाएगी। होमोलोगस क्रोमोसोम ये समझ लीजिए, मेरे अंदर अगर 23 पेयर्स हैं तो मेरा फर्स्ट पेयर जो होगा उस पेयर में एक क्रोमोसोम मेरे फादर के साइड वाला है और एक क्रोमोसोम मदर वाला है, तो ये फर्स्ट पेयर होमोलोगस है। सेकंड क्रोमोसोम सेकंड के होमोलोगस, थर्ड थर्ड के। अगर मैं कहूं क्या ये फर्स्ट क्रोमोसोम फादर का मदर का फादर के सेकंड के का होमोलोगस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि होमोलोगस की शर्त यह है कि स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम पे जीन्स भी होंगे, इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है ही क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उसके साथ साथ जो जीन है वो सेम जीन प्रेजेंट होने चाहिए दोनों पर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, मैं इन 2 क्रोमोसोम्स को बाहर निकाल लेता हूं। ठीक, ये मदर वाला क्रोमोसोम पेयर, ये फादर वाला क्रोमोसोम पेयर। अब देखिए एक जीन तो इस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो याद रखिए सपोज फादर मदर के फर्स्ट ये क्रोमोसोम के ऊपर जो इस लोकस पर आई कलर का जीन है, आई कलर का, तो याद रखिएगा सेम लोकस पर फादर के पास भी आई कलर का ही जीन होगा, दूसरा जीन नहीं हो सकता, तभी तो होमोलोगस है एक दूसरे के। नेक्स्ट की बात करते हैं, सपोज यहां एक दूसरा जीन है, यहां पर फॉर एग्जाम्पल हेयर की क्वालिटी स्ट्रेट है, करली है, किस तरह के फीचर है, तो हेयर का क्वालिटी के लिए ये जीन है। तो इसी पेयर के फादर का जो क्रोमोसोम है सेम लोकस पर हेयर का ही जीन प्रेजेंट होगा। सपोज मदर की इस पोजीशन पर, इस लोकस पर इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, तो फादर के पास भी सेम लोकस पर इंसुलिन का ही जीन प्रेजेंट होगा। तो मुझे बताइए क्या जीन का नंबर सेम है इन दोनों क्रोमोसोम में? यस और नो? यस। क्या सीक्वेंस सेम है तीनों के अंदर जीन्स की? यस और नो? यस। तो पता लगा होमोलोगस क्रोमोसोम वो होंगे जिनमें जीन का नंबर भी सेम होगा और उनकी सीक्वेंस भी सेम होगी। ऐसे क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस कहलाएंगे। अगर मैं इस क्रोमोसोम में मदर के फर्स्ट की जगह फादर का सेकंड क्रोमोसोम रख देता तो क्या ये होमोलोगस पेयरिंग शो करते? यस, नो? नो। क्यों नहीं करते? क्योंकि मदर के फर्स्ट क्रोमोसोम पे कुछ और जीन्स की सीक्वेंस होती, जबकि सेकंड क्रोमोसोम जो फादर का होगा उस पे जीन की सीक्वेंस कुछ और होंगी। हाँ, फादर का फर्स्ट और मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम इन पे सेम जीन की सीक्वेंस आई है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अब मुझे बताओ, सपोज मैं आई कलर का जीन है, ये ड्रोसोफिला थी, फॉर एग्जाम्पल हम इंसान की बात कर लेते हैं, हमने एग्जाम्पल दिया है।
तो एक जीन अपने कितनी वेरिएंट्स के साथ आता है? हम ये कह सकते हैं जीन कौन ला रहा है? क्रोमोसोम। और एक ही जीन की कितनी, एक ही क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हमें मिली हुई है? पेयर में है ना, तो दो दो क्रोमोसोम हमको मिले हुए हैं हर एक के। फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर में, सेकंड भी, थर्ड, इसका हमारे ह्यूमन की बात करें पूरे 23rd पेयर में है। एक फादर साइड, एक मदर साइड, एक फादर साइड, एक मदर साइड। तो अब हम बात करते हैं, हम क्रोमोसोम पे क्या आते हैं? जीन। और हर क्रोमोसोम हमें दो दो कॉपी में मिला हुआ है, पेयर में मिला है। तो आप मुझे बताइए किसी कैरेक्टर के लिए हमें जीन मिलेगा एक क्रोमोसोम से? तो जब हमें क्रोमोसोम 2 मिले हैं तो एक कैरेक्टर के जीन हमें कितने मिलेंगे, कितने हम एक्वायर्ड करेंगे अपने पेरेंट्स से? ऑब्वियस सी बात है, जब हमें 2 क्रोमोसोम मिले हैं अपने पेरेंट्स से, एक फादर साइड मदर साइड, तो हमें जीन भी तो 2 मिलेंगे। एक वो जीन जो फादर वाले क्रोमोसोम पे रखा होगा और एक दूसरा जीन जो मदर वाले क्रोमोसोम पे रखा होगा। इसका मतलब ये हुआ, हम जनरल बात अगर करें, मैक्सिमम केसेस की बात करें, हर कैरेक्टर के जीन की 2 वेरिएंट्स अपने पास कैरी करते हैं। जीन वही माना जाएगा, लेकिन हम 2 वेरिएंट्स कैरी करेंगे। 2 वेरिएंट्स क्यों कैरी करेंगे? क्योंकि हर क्रोमोसोम हमारे पास 2-2 मौजूद है, पेयर में मौजूद है। अगर ट्राइसोमी हो जाए फॉर एग्जांपल, तो 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ट्राइसोमी एक एक्सेप्शन केस होगा, उसमें हम 3-3 वेरिएंट एक ही जीन के में मौजूद होंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल केस लेके चल रहा हूं। तो नॉर्मल केस में हर बंदा, हर कैरेक्टर के कितने वेरिएंट्स कैरी करता है अपने अंदर? 2 वेरिएंट्स। तो याद रखिएगा, अगर मैं कहूं मेरे अंदर आई कलर का जीन है, कितने वेरिएंट्स हैं, कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उसकी, कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं? तो पता लगा एक जीन 2 वेरिएंट्स के साथ आया है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म मेरे मदर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और दूसरी फॉर्म फादर के क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा, एक ही जीन कहलाएंगे ये, क्योंकि ये भी आई कलर, ये भी आई कलर, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्म कितनी हो गई? 2, नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि एक पहले क्रोमोसोम पे यानी मदर वाले पे और दूसरी उसका पेयर फादर वाले पे। तो अब इतनी कहानी से हम बताना क्या चाहते हैं? तो अब हम वापस आते हैं, हमारा टर्म था एलील्स किसे कहते हैं। तो बड़ी सिंपल से बात तो क्लियर हो चुकी है, बस बताना बाकी है। एलील्स की बात समझ में यह आई कि सर एक ही जीन हमारे अंदर 2 कॉपी के साथ अवेलेबल होता है, 2 वेरिएंट्स के साथ होता है। उसकी एक कॉपी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है फादर वाले और दूसरी कॉपी एक मदर वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो ये एक ही जीन की जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, यही एक दूसरे के कहलाते हैं एलील्स या एलीलोमॉर्फ। तो यहां पर एलील्स के बाद हमको समझ में आती है, मैं इसको रब कर देता हूं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स of a gene present on the same locus of homologous chromosomes। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन एलील्स की। अब मैं थोड़ी बात जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये, मैंने एक बात कही है सेम लोकस, बस इस पे ध्यान रखना है। इसको डायग्राम से समझाते हैं। ये हम एक क्रोमोसोम का पेयर बना रहे हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं कोई, ठीक है। हम एक जीन का पेयर शो करते हैं, सपोज एक जीन में यहां शो करता हूं, कलर मैंने अलग अलग शो करें। सपोज दिस इज ए जीन है ये, और ये बी जीन है। इसके 2 एलील्स हैं एक ही जीन के, सपोज एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। इसी तरह इस जीन के 2 एलील हैं, कैपिटल बी एक स्मॉल बी। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये ए इस बी के लिए एलील्स होंगे? क्या ये ए इस बी का एलील होगा? अगर आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है, और बहुत सी बार हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं जो हमें बताया जाता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, अगर आपने सिर्फ इतनी बात पढ़ी है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने इसकी एलील होने की शर्त को तो देखा ही नहीं। एलील होने की मेन शर्त क्या है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, देखिए आ जाइए इस टर्म पर।
प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस। बस यही है असली बात और इसी में सब कुछ छुपा है, यही है कॉन्सेप्ट। अगर सेम लोकस पर हैं तभी वो एक दूसरे के एलील कहलाएंगे, और वो लोकस अलग अलग हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो वो दूसरे दूसरे एलील की बात दूसरे जीन की बात चली जाएगी। दो जीन हमेशा एक ही रहेगा, एलील उसके सेम होंगे, दो हो सकते हैं, दो होंगे। तो अब हम वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। आप देखिए क्या ए और ये स्मॉल बी एक दूसरे के एलील हैं? ये एक दूसरे के एलील नहीं है, ये और ये एक दूसरे के एलील नहीं है। एक और क्वेश्चन बनता है, क्या ये बी और ये ए एक दूसरे के एलील हैं? आप आंसर करेंगे एलील नहीं है। आंसर का रीजन और उसका लॉजिक सेम है, सीधे कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि लोकस सेम नहीं है। अगर लोकस सेम है, पोजीशन दोनों क्रोमोसोम पे सेम है, तभी वो एलील कहलाएंगे, अदरवाइज उसे एलील नहीं कह सकते। क्या मैं कह सकता हूं ये बी और स्मॉल बी एक दूसरे के एलील हैं? अब आप कहेंगे यस, ये एलील है। अब मैं आपसे कहूं क्या ये कैपिटल ए स्मॉल ए एक दूसरे के एलील हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ये एक दूसरे के एलील है, क्योंकि ये सेम लोकस पे प्रेजेंट है। होपफुली बात आपको एलील्स की समझ में आ गई होगी। तो एलील्स को हमें पता लगता है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।